इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को आज एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं। एक बार की बात है, रवि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी था जो अपने डेली खर्चे का ध्यान रखते हुए अपने बजट के हिसाब से सामान खरीदता था। अब रवि काफी समय से अपने पुराने स्मार्टफोन को यूज कर रहा था। जब नए स्मार्टफोन्स का प्राइस घटा, रवि ने सोचा अब वक्त आ गया है नए फोन लेने का, क्योंकि प्राइस कम हो गया था। रवि जैसे बहुत सारे रवि जैसे बहुत सारे लोग नए स्मार्टफोन लेने लग गए। ये है लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब एक साल बाद नए स्मार्टफोन्स का प्राइस फिर से बढ़ गया तो लोगों ने नए फोन्स खरीदने कम कर दिए और पुराने फोन्स को ही चलाने लगे। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड दिखाई देता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है। अब बात करते हैं इंफीरियर गुड्स क्या होती है। रवि जब कॉलेज में था तब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय रवि लोकल बस में ट्रेवल करता था क्योंकि वो सस्ता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी नौकरी लगी और इनकम बढ़ने लगी, रवि ने बस का टिकट खरीदना बंद कर दिया और अपनी बाइक ले ली। यानी जब रवि की इनकम बढ़ी तो उसने बस का टिकट लेना कम कर दिया और बाइक का इस्तेमाल बढ़ गया। इस सिचुएशन में बस का टिकट एक इंफीरियर गुड्स है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ी उसका डिमांड घट गया। इस तरह जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा महंगे और बेहतर क्वालिटी के चीजें लेना पसंद करते हैं और सस्ती चीजें हमारी जरूरत से बाहर हो जाती हैं। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक दिन रिया को शॉपिंग का मन हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो एक नई ड्रेस खरीदेगी। लेकिन उसके डिसीजन पे काफी चीजें डिपेंड करती थी। सबसे पहली चीज थी प्राइस। अगर ड्रेस का प्राइस ज्यादा होता तो शायद रिया उसे ना खरीदती। दूसरी चीज थी उसकी इनकम। अगर उसका बजट ज्यादा होता तो वो एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने के बारे में सोचती। फिर आता है टेस्ट और प्रीफरेंस। रिया को वही ड्रेस पसंद आएगा जो उसके फैशन सेंस को मैच करे। अगर मार्केट में कोई नए ट्रेंड के ड्रेसेस आए होते तो शायद वो अपने पुराने चॉइस को बदल देती। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर दूसरे शॉप में ड्रेसेस सेल पे होते तो रिया शायद उन्हें पहले देखने जाती, या फिर अगर जींस का प्राइस घटा होता तो शायद रिया ड्रेस के बजाय जींस खरीद लेती। और अगर रिया को लगता कि अगले हफ्ते सेल लगने वाले हैं तो वो आज ड्रेस खरीदने के बजाय सेल का वेट करती। इन सब फैक्टर को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट का डिमांड कब और कितना होगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए सोचो, उस ड्रेस का प्राइस 10% बढ़ गया। अगर प्राइस के बढ़ने पर भी ज्यादा लोग ड्रेस खरीद रहे हैं तो डिमांड इनइलास्टिक है, यानी लोग प्राइस चेंज से ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर प्राइस के थोड़े बढ़ने से ही लोग ड्रेसेस खरीदना बंद कर देते तो डिमांड इलास्टिक कहलाती है, यानी प्राइस चेंज से डिमांड पर बहुत असर पड़ता है। अब अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो ये हमेशा इन्वर्स रिलेशन दिखाता है। जैसे अगर ड्रेस का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं वेम्बलन इफेक्ट क्या होती है। एक बार रोहन अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और अब लोग
अपने नए वॉच और कार्स के बारे में बातें कर रहे थे। रोहन को भी लगा कि उसे एक महंगा सा वॉच लेना चाहिए ताकि वो दोस्तों के बीच अपने फाइनेंशियल पावर और स्टेटस को दिखाए। इसलिए उसने एक रोलेक्स वॉच खरीदी, जो बस इसलिए डिजायरेबल थी क्योंकि वो महंगी थी। ये एग्जाम्पल है वेम्बलन इफेक्ट का, जहां लोग महंगी चीजें को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका प्राइस हाई होता है और लोग उसे अपने स्टेटस को डिस्प्ले करते हैं। दूसरी तरफ रीमा को घर चलाने के लिए काफी प्लानिंग करनी पड़ती थी, और जब मार्केट में राइस का प्राइस बढ़ने लगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो राइस का प्राइस बढ़ने के बाद भी सिर्फ राइस खरीदती थी क्योंकि उसका बजट इतना नहीं था कि वो और चीजें खरीद सके, जैसे वेजिटेबल्स। इस सिचुएशन में हम गिफिन गुड्स कहते हैं, जहां प्राइस बढ़ने के बावजूद लोग ज्यादा क्वांटिटी में वो ही सामान खरीदते हैं क्योंकि वो एसेंशियल होता है और अल्टरनेटिव्स एफोर्ड नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो स्पेकुलेटिव इफेक्ट का होता है। राकेश को स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का शौक था। एक दिन उसने देखा कि एक पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब उसे लगा कि प्राइस और बढ़ेगा, इसलिए जल्दी से उसने और ज्यादा स्टॉक खरीद लिए ताकि आने वाले दिनों में वो उन्हें ज्यादा प्राइस पर बेच सके। यहाँ डिमांड कर्व रिवर्स हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ने के बावजूद लोगों ने और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि प्राइस और बढ़ेगा। ये तीनों सिचुएशन मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट पैटर्न को दिखाता है, जहां डिमांड का प्राइस से रिलेशन हर चीज के लिए अलग होता है। अब बात करते हैं सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। एक दिन रमेश, जो एक किसान था, अपने कॉफी फार्म पर काम कर रहा था। उसने देखा कि मार्केट में कॉफी बीन्स का प्राइस बढ़ गया है। अब रमेश को लगा कि अगर प्राइस इतना ज्यादा है तो ज्यादा कॉफी उगाने का फायदा होगा क्योंकि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसलिए उसने अपनी जमीन पर और कॉफी उगाने का प्लान बनाया। यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है क्योंकि सेलर को ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। लेकिन कुछ महीने बाद मार्केट में कॉफी बीन्स का प्राइस गिर गया। अब रमेश ने सोचा कि अगर प्राइस कम हो गई है तो ज्यादा कॉफी उगाने का उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। उसने अपनी कॉफी प्रोडक्शन को कम कर दिया। इसका मतलब है जब प्राइस घटा है तो सप्लाई भी कम हो जाता है। यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। कॉफी की सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि और भी फैक्टर होते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे फर्टिलाइजर या मशीनरीज के प्राइजेस, तो रमेश को कॉफी उगाने में ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा और उसके प्रॉफिट मार्जिन में असर पड़ेगा। फिर अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो भी कॉफी की सप्लाई कम हो सकती है। इन सब फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट डिसाइड करता है कि सप्लाई कितनी होगी। आइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि जब प्राइस चेंज होता है तो सप्लायर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगर प्राइस बढ़ने पर रमेश जल्दी से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके तो सप्लाई इलास्टिक है, लेकिन अगर उसे अपनी जमीन को तैयार करने या मशीनरी लेने में वक्त लगे
तो सप्लाई इनइलास्टिक है, क्योंकि वो तुरंत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं उगा सकता। और तब हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं, तो ये दिखाता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, सप्लायर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट इक्विलिब्रियम। एक बार की बात है, सीमा ने अपनी बेकरी शुरू की, जहां वो रोज ब्रेड बनाती थी। सीमा को मार्केट के रूल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे अपनी ब्रेड्स बेचती थी, तो उसका सारा स्टॉक दिन के एंड तक खत्म हो जाता था। ना कोई ब्रेड बची, ना कोई कस्टमर बिना ब्रेड लिए वापस गया। ये सिचुएशन थी मार्केट इक्विलिब्रियम की, जहां क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर थी, और प्राइस वही था जो मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन एक दिन सीमा ने सोचा कि वो अपनी ब्रेड का प्राइस बढ़ा देती है, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसने ब्रेड का प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा सेट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि दिनों के एंड तक काफी सारी ब्रेड बिके बिना बच गई। उसकी शॉप में सरप्लस हो गया, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा थी और क्वांटिटी डिमांड कम हो गई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीमा को प्राइस फिर से कम करना पड़ा, ताकि लोग ज्यादा ब्रेड खरीदे और उसका स्टॉक क्लियर हो सके। कुछ महीने बाद सीमा ने गलती से प्राइस बहुत कम सेट कर दिया। अब कंज्यूमर ज्यादा आने लगे, और उसके पास इतनी ब्रेड नहीं थी कि वो सबको दे सके। इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, जहां क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा थी और क्वांटिटी सप्लाई कम थी। अब सीमा को समझ आया कि अगर वो प्राइस बढ़ा देगी तो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा और मार्केट फिर से बैलेंस हो जाएगी। इस तरह मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइस और सप्लाई डिमांड का परफेक्ट बैलेंस होता है। अगर प्राइस ज्यादा हो तो सरप्लस होता है, और अगर प्राइस कम हो तो एक्सेस डिमांड होती है। प्राइस को मार्केट के बैलेंस पे रखना जरूरी होता है, ताकि बिजनेस स्मूथली चले। थ्योरीज ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। एक छोटे शहर में एक मार्केट था, जहां अलग अलग तरह के बिजनेसेस काम करते थे। उस मार्केट में हमको अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिले। सबसे पहले एक गली थी, जहां सब बेकरी वाले एकदम परफेक्ट कंपटीशन में काम करते थे। हर बेकरी में ब्रेड बिल्कुल सेम थी, ना कोई डिफरेंस टेस्ट में, ना प्राइस में। और क्योंकि हर बेकरी वाला मार्केट के प्राइस के हिसाब से काम कर रहा था, किसी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। बस जितना मार्केट डिसाइड करता था उतना ही। यहाँ पे हर बेकरी वाला और कस्टमर को परफेक्टली पता था कि ब्रेड का प्राइस कितना होगा, और कोई भी आसानी से अपनी बेकरी शुरू कर सकता था या बंद कर सकता था। दूसरी तरफ एक बड़ा होटल था, जो पूरे शहर में सिर्फ एक ही था। इस होटल ने इतना अच्छा सर्विस दिया कि दूसरा कोई कंपटीशन था ही नहीं। ये मोनोपोली का एग्जाम्पल था, क्योंकि मार्केट में कोई और नहीं था। होटल अपने प्राइस सेट करने के लिए फ्री था। लोगों को अगर लग्जरी स्टे चाहिए होता तो उन्हें इसी होटल में आना पड़ता, चाहे प्राइस ज्यादा हो। इसलिए होटल को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था जो उसको प्राइस कंट्रोल करने पे मजबूर करे। फिर एक और मार्केट स्ट्रक्चर देखा गया, जहां शहर के सिर्फ दो बड़े मोबाइल कंपनीज थी, जो पूरे शहर के लोगों को मोबाइल फोन बेच रही थी। ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल था, यानी मार्केट में थोड़े से प्लेयर थे। ये कंपनीज कभी कभी प्राइस वॉर में जाती थी, और
कभी अपने प्राइस मैच कर लेती थी, जिससे कस्टमर के पास लिमिटेड चॉइस होती थी। दोनों अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाए रखने की कोशिश करते थे। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मार्केट में कई सारी क्लोथिंग शॉप्स थी, लेकिन हर शॉप अपने प्रोडक्ट को अलग तरीके से मार्केट करती थी। कोई हाई फैशन कपड़े बेच रहा था, कोई बजट फ्रेंडली क्लॉथ। सब अपने कपड़ों को थोड़ा डिफरेंट बना रहे थे, ताकि वो दूसरी शॉप से अलग दिख सके। इसलिए कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस थी, और हर शॉप अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे अपना प्राइस सेट करती थी। इस तरह की कंपटीशन में हर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने की कोशिश करता है, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ये चार मार्केट स्ट्रक्चर हर बिजनेस के काम करने का तरीके बताते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें हर मार्केट का अपना अलग मैकेनिज्म होता है। मार्केट इंटरवेंशन इन कैपिटलिस्ट सिस्टम। एक बार एक शहर में सब्जियों का मार्केट था, जहां लोगों को महंगी सब्जियों से परेशानी होने लगी थी। लोग कंप्लेन करने लगे कि प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है और गरीब लोगों के लिए सब्जी खरीदना मुश्किल हो रहा है। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन लगाया जाए, ताकि लोग अफोर्डेबल प्राइस पर सब्जियां खरीद सकें। उन्होंने सब्जी का प्राइस मार्केट प्राइस से कम कर दिया। अब लोग खुश थे, क्योंकि सब्जी सस्ती हो गई थी। लेकिन इसके साथ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि प्राइस कम था। ज्यादा लोग सब्जी खरीदने आने लगे, लेकिन उतनी सब्जी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। सब्जी की डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम, जिसकी वजह से कुछ लोगों को सब्जी नहीं मिल पा रही थी। ये सिचुएशन तब होती है जब मैक्सिमम प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक और मार्केट था, जहां किसान अपने फसल बेच रहे थे, लेकिन बारिश के कारण फसल ज्यादा हो गई थी और मार्केट में प्राइस गिर गया। अब किसानों को लगने लगा कि उन्हें अपने प्रोडक्ट का ठीक दाम नहीं मिल रहा और वो नुकसान में चले जाएंगे। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि किसानों की मदद के लिए मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन लगाया जाए। उन्होंने किसानों के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट किया, जो मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा था, ताकि किसानों को अपनी मेहनत का सही दाम मिल सके। अब किसान तो खुश थे, लेकिन एक और दिक्कत आ गई। क्योंकि प्राइस ज्यादा था, लोगों ने सब्जी कम खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम। ये दोनों एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे मैक्सिमम प्राइस से कंज्यूमर का फायदा होता है, लेकिन शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है, और कैसे मिनिमम प्राइस से प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उससे सप्लाई क्रिएट सरप्लस क्रिएट। ये दो एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे मार्केट प्राइस से कंज्यूमर्स का फायदा होता है, लेकिन शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है, और कैसे मिनिमम प्राइस से प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उसे सरप्लस क्रिएट हो जाता है जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है। इलास्टिसिटी। एक बार काफी बड़ा क्राइसिस आ गया, जब कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुआ। हर जगह मास्क की जरूरत पड़ने लगी और लोगों की डिमांड एकदम से बढ़ गई। इस वक्त रवि, जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर था, उसने सोचा कि अगर वो मास्क बनाए तो उसका बिजनेस चल सकता है। जैसे ही मास्क का प्राइस मार्केट में बढ़ा, रवि ने तुरंत अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाया और ज्यादा मास्क बनाने लगा। ये सिचुएशन थी रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई की, जहां प्राइस बढ़ने पर कंपनी ने एक प्रोपोर्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बना दिया, ताकि डिमांड को मीट कर सके। लेकिन रवि ने नोटिस किया कि
हेल्थ केयर सेक्टर में एक और प्रॉब्लम थी। लोगों को डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर की सप्लाई एकदम से बढ़ नहीं सकती थी, चाहे डॉक्टर की फी या सैलरी बढ़ती। वो ज़्यादा डॉक्टर नहीं बना सकती थी क्योंकि डॉक्टर को ट्रेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई का एग्जाम्पल था, जहाँ प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई में कोई मेजर चेंजेस नहीं आ पाया। इसके बाद रवि ने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी। कुछ प्रोडक्ट जहां प्राइस थोड़ा बढ़ जाने पर कंपनी तुरंत अपने प्रोडक्शन इतना बढ़ा देती थी कि मार्केट में एकदम से प्रोडक्ट की फ्लडिंग हो जाती थी। ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का केस था, जहां प्राइस में एक छोटी सी चेंज पर क्वांटिटी सप्लाई इन्फिनाइट बढ़ जाती थी। एक दिन रवि ने देखा कि कुछ चीजें जैसे जमीन या लैंड, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उसकी सप्लाई बढ़ नहीं सकती थी। जमीन की जो अवेलेबिलिटी थी वही थी। ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का एग्जाम्पल था, जहां प्राइस के चेंज होने पर भी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, उसके साथ ही प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल तरीके से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का एग्जाम्पल होता है, जहां प्राइस और सप्लाई दोनों में एक जैसे चेंज आते हैं। कुछ की टर्म्स की बात करते हैं। एक बार रवि को नई साइकिल खरीदनी थी। उसने साइकिल का फर्स्ट राइड लिया और उसे बहुत मजा आया। फिर जब वो सेकेंड टाइम साइकिल चलाने लगा, उसको थोड़ा कम एक्साइटमेंट हुआ, और फिर थर्ड राइड पे और भी कम। ये उसने समझा कि मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था। पहले राइड से जो खुशी मिली थी, उसके बाद हर एडिशनल राइड से कम सेटिस्फेक्शन मिलने लगा। अब रवि के पास लिमिटेड पैसे थे और उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो नई साइकिल ले ले या फिर एक अच्छा स्मार्टफोन। उसने सोचा कि अगर वो साइकिल ले लेगा तो स्मार्टफोन नहीं ले पाएगा। ये उसने समझा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल था। जो ऑप्शन उसने छोड़ दिया उसका कॉस्ट होता है। उसने साइकिल ली, लेकिन स्मार्टफोन खरीदने का मौका मिस हो गया। जब रवि साइकिल मार्केट गया, उसने देखा कि साइकिल की डिमांड और सप्लाई एकदम बैलेंस में थी। जितनी साइकिल अवेलेबल थी, उतने ही लोग खरीद रहे थे। प्राइस भी स्टेबल था। यह सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम की थी, जहां सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाते हैं और प्राइस में कोई मेजर चेंजेस नहीं होता। फिर रवि ने अपने शहर में देखा कि एक फैक्ट्री पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी। इस पॉल्यूशन का इफेक्ट रवि के हेल्थ पे पड़ रहा था, लेकिन उसने तो फैक्ट्री के पॉल्यूशन का चॉइस नहीं किया था। ये सिचुएशन एक्सटर्नलिटीज की थी, जहां किसी और के एक्शन के नेगेटिव इफेक्ट उस पार्टी पे होता है जो उस डिसीजन का हिस्सा नहीं था। एक और दिन रवि ने नोटिस किया कि जब फ्रूट्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो लोग एक्सपेंसिव फ्रूट के बदले सस्ते फ्रूट खरीदना शुरू कर देते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, जहां प्राइस बढ़ने पर लोग हाइयर प्राइस गुड्स के बदले लो प्राइस गुड्स लेना शुरू कर देते हैं। रवि का दोस्त रमेश काफी मेहनत कर रहा था और ज्यादा पैसे कमा रहा था। उसने जब ज्यादा पैसे कमाना शुरू किया, तो उसने और महंगी चीजें खरीदनी शुरू कर दी, जैसे नया टीवी और कार। ये इनकम इफेक्ट था, जहां इनकम बढ़ने से कंजप्शन भी बढ़ने लगती है। फिर रवि के फैक्ट्री ओनर ने अब उसे एक्सप्लेन किया कि एक और साइकिल बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होता है। हर एडिशनल साइकिल बनाने का कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होता है। जैसे जैसे फैक्ट्री एक और साइकिल बनाती, उसके लिए मटेरियल और लेबर का खर्चा
थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता था। एक दिन रवि के दोस्त ने फैक्ट्री में इन्वेस्ट बढ़ाया और ज्यादा वर्किंग हायर किए। शुरू में प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद, वर्कर के आने के बाद, फिर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही थी। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का एग्जाम्पल था, जहां एक पॉइंट के बाद इन्वेस्ट से मिलने वाले प्रॉफिट कांस्टेंट रिसोर्स के साथ नहीं बढ़ते। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाए गए, जैसे मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सटर्नलिटीज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। एक बार रवि ने सोचा कि वो अपने एक स्मॉल बिजनेस शुरू करेगा। उसने सोचा कि सबसे पहले उसको समझना होगा कि गुड्स और सर्विस क्या होता है। गुड्स वो चीजें हैं जो आप फिजिकली देख सकते हैं, जैसे कि साइकिल, खाना या कपड़ा। और सर्विस वो एक्टिविटी है जो किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की जाती है, जैसे डॉक्टर की चेकअप या हेयर ड्रेसर की हेयर कट। रवि ने डिसाइड किया कि वो एक बेकरी खोलेगा, तो उसने कुछ फाइनल गुड्स बनाने की प्लानिंग की, जैसे कि ब्रेड, केक और कुकीज। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद तैयार होते हैं और मार्केट में बेचे जाते हैं। बेकरी खोलने के बाद रवि ने देखा कि लोग बेकरी से खरीदी गई चीजों को तुरंत कंज्यूम करते हैं। ये कंजप्शन गुड है, जिनको आप खरीदने के बाद सीधे यूज करते हैं, जैसे वो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड खरीदते हैं और तुरंत खाते हैं। रवि को समझ आया कि बेकरी के लिए कुछ एसिड्स की जरूरत है जो प्रोडक्शन में मदद करेगी, लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे ओवन, मिक्सचर, बेकिंग ट्रे। ये सब कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। ये एसेट्स बिजनेस के लिए प्रोडक्शन में जरूरी है, लेकिन इनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। फिर रवि ने अपने ओवन और मिक्सचर को खरीदा और उन्हें अपने फिक्स्ड एसेट्स के रूप में कैटेगरी किया। ये एसेट्स वो है जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज होते हैं, जैसे कि ओवन जो उसकी बेकरी में हर साल यूज होगा। जब रवि ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो उसने देखा कि टाइम के साथ उसके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही। ओवन और मिक्सचर यूज होने के साथ साथ पुराने होते जा रहे थे और उनकी वैल्यू कम होती जा रही थी। ये डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था, जहां एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ यूज की वजह से डिक्लाइन होती है। रवि के बेकरी बिजनेस के थ्रू हमने सीखा गुड्स और सर्विस, फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स और डिप्रिसिएशन।